हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी यानी आर के नारायण से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। और साथ ही साथ फोकस करेंगे द गाइड नोवेल को, जो कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है लास्ट वीडियो में। उससे पहले हमने आपको आर के नारायण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की वीडियो भी जो है वो दे दी है। आप सभी ने देख ली हो कि अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाएँ। प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन, आपको जो है 2-3 सेक्शन हमने पूरे कर लिए हैं। यूनिट 5 पूरी कर ली है, ठीक है। तो आप जाके प्लेलिस्ट पर चेक कर लीजिए जितने यूनिट्स आपने कवर नहीं किए हैं। आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए काम आएंगी। काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने उनमें बताई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके लिए वीडियोस यूज़फुल हो रही हैं तो लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लगातार जो मैं बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो है इसके ऑप्शंस में मुझसे खुद मिस्टेक हो गई है। लेकिन बाद में जब पूरी पीडीएफ बनाने के बाद मैंने देखा तो फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है कि दोबारा से उस पेज को कनेक्ट करना। तो मैं आपको यहीं पर ही समझा दूंगा। वट वॉज आर के नारायण फुल नेम। फुल नेम पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो आप देख रहे होंगे रामानुजन कृष्णस्वामी नारायण, तो ये तो नहीं है। फिर है राशीपुरम कृष्णस्वामी नारायण, राघव कृष्णस्वामी नारायणन, फिर राजाराम कृष्णस्वामी नरसिम्हन। तो थोड़े से ऑप्शंस में यहाँ मुझसे गड़बड़ होगी। सभी ऑप्शंस जो हैं ये कहीं ना कहीं गलत हैं। अगर हम थोड़ा बहुत भी देखें तो बी वाला जो ऑप्शन है राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी ऐसे करके होना चाहिए था, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो मैंने टॉप में यहाँ लिखा है। प्लीज़ आप इनका नाम ज़रूर याद रख लें। मैं हर वीडियो में इसको जोर जोर से बोलता हूँ, तो ये इसका राइट आंसर है। इसको आप याद ज़रूर रख लें, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया तो आपको अच्छे से चीज़ याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच इंडियन स्टेट वॉज आर के नारायण बॉर्न। आर के नारायण जो है इंडिया के किस स्टेट में पैदा हुए थे? केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका वो प्लेस है जहाँ पे आर के नारायण का बर्थ हुआ था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट नोवेल रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण ने सबसे पहली नोवेल कौन सी लिखी थी? द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम। कई बार आप सोच सकते हो कि हमारे सिलेबस में द गाइड दिया है, द गाइड ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे तो अगर जिसने ये सारे फैक्ट्स इनके पढ़े हैं वो समझ सकता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़े हैं उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो सबसे पहला वर्क है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? एक याद करने का इसका तरीका भी है। आप इस तरह से याद रखना कि आर के नारायण को सबसे पहले लिखने के लिए, नोवेल लिखने के लिए जो है 2 लोगों ने प्रेरित किया, एक उनके स्वामी ने और एक उनके फ्रेंड ने, ठीक है। उनके स्वामी और फ्रेंड ने उनको नोवेल लिखने के लिए प्रेरित किया, इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो नोवेल है वो स्वामी एंड फ्रेंड नेम से लिख दिया, ठीक है। ऐसा करके आप याद रखेंगे तो आपको याद रह सकता है। वैसे तो नॉर्मली आप वैसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर के नारायण वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन विच ईयर। यानी किस साल जो है इनको पद्म भूषण से नवाजा गया? 1958, 1964, 1970, 1980। अब देखो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है 1964 है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गूगल करने में ये 1964 की जगह 1963 दिखाता है। कई बुक्स में 1964 दिया हुआ है और कई बुक में 1963 दिया हुआ है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन आ जाएँ तो ये क्वेश्चन विवादित हो सकता है और इस क्वेश्चन पर बाद में जो है सेम आंसर, इनके 2 आंसर बन सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ जाए तो आप उनको ज़रूर चूज कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आपने 1963 याद किया है, बट वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 1964 दिया हुआ है, और आप ये सोचो कि अरे होता तो 63 में था, लेकिन यहाँ तो 64 दिया है, तो आप इसको छोड़िएगा मत, आप 64 को ही राइट करके आइएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में ये सही हो जाएगा। लेकिन मेनली जो है 1963 भी आपको याद रखना है, और अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं तब आप 1963 को ही चूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा मेरी। तो ये क्वेश्चन की मैंने कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर दी। हालांकि यहाँ पर जो है ऑप्शन में मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई। ऑप्शन में इसका यहाँ पर 1964 होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बोला कि आपको याद रखना है 1963। आपको उस हालत में 1964 याद रखना है जब ये ऑप्शन में हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट आर राजू इन आर के नारायण्स नोवेल द गाइड। द गाइड में
द गाइड जो नोवेल है आर के नारायण की, उसमें प्रोटैगनिस्ट राजू का ऑक्यूपेशन क्या है, उसका व्यवसाय क्या था? टीचर, टूर गाइड, लॉयर, फार्मर। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वो एक टूर गाइड का काम कर रहा था। रेलवे राजू के नाम से उसको वहाँ पर जाना जाता था, ठीक है, वो फेमस था। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो टूर गाइड आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, आर के नारायण वर्क्स ऑफन डिपिक्ट्स लाइफ, यानी आर के नारायण के जो वर्क्स हैं वो किसकी लाइफ को डिपिक्ट करते हैं? रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, कोस्टल इंडिया या हिल स्टेशंस। द राइट आंसर इज रूरल इंडिया। ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन भी है, आपको दिख गया होगा। तो यहाँ पर रूरल इंडिया के बारे में उन्होंने बात की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ आर के नारायण's ऑटोबायोग्राफी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर के नारायण की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? माई डेज, माई स्टोरी, माई लाइफ, माई जर्नी। तो राइट आंसर है माई डेज। माई डेज ऑटोबायोग्राफी है आर के नारायण की, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट फ्रॉम आर के नारायण's फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि उनके फिक्शनल टाउन मालगुड़ी से रिलेटेड नहीं है? ये आप समझ लीजिए। राजू द गाइड, स्वामी, राजम, हरि श्रीनिवास। द राइट आंसर इज हरि श्रीनिवास जो है उनकी मालगुड़ी वाले फिक्शनल टाउन से रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गाइड राजू बिकम फेमस फॉर हिज एक्सपर्टीज इन, यानी किस चीज़ की एक्सपर्टीज के कारण राजू फेमस था? एस्ट्रोलॉजर, डांसर, सिंगिंग, टूर गाइडिंग। तो टूर गाइडिंग के लिए जो है वो इसकी एक्सपर्टीज़ थी, उसके अंदर अच्छी अच्छी कहानियाँ बना लेता था, तो इसी वजह से वो फेमस हो गया। तो टूर गाइडिंग आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गाइड रोजी बिकम्स फेमस एज, रोजी जो है फेमस हो गई थी, लेकिन किस चीज़ में फेमस हो गई थी? एज ए डांसर, सिंगर, एक्ट्रेस, राइटर। द राइट आंसर इज डांसर। अब मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि उनका डांसिंग करियर जब उन्होंने स्टार्ट किया था अपना, तो उसमें उनका नेम क्या था? आप मुझे वो नेम जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप लगातार फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को तो आप ज़रूर इसका आंसर लिखेंगे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के नारायण इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच लिटरेरी जॉनर? यानी किस लिटरेरी जॉनर के लिए जो है वो बेस्ट नोन है आर के नारायण? पोइट्री के लिए, ड्रामा के लिए, शॉर्ट स्टोरीज के लिए, नोवेल के लिए? तो राइट आंसर है नोवेल, क्योंकि आप सभी को पता है कि उनकी नोवेल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। रोजी परफॉर्मेंस एज अ डांसर स्टार्टेड इन, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ से शुरू हुई डांसिंग की? उस नोवेल के अकॉर्डिंग आपको बताना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अल्बर्ट कॉलेज में, मद्रास कॉलेज में, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज अल्बर्ट कॉलेज। अल्बर्ट कॉलेज से जो है उनकी डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू वॉज ट्रीटेड बाय द विलेजर्स एज अ, अब आपको पता है कि एक विलेज उसमें आया था मंगल गांव, ठीक है। उस मंगल विलेज के लोगों ने उसे किस तरह से ट्रीट किया था? एज अ टीचर, डॉक्टर, संत या फिर लॉयर? तो जो सेंट है, एज अ सेंट यानी उसको एक संत समझ लिया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द गाइड? गाइड से कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो बिलोंग नहीं करता? रोजी, राजू, संपत या मार्को? अब यहाँ पर राइट आंसर है संपत, क्योंकि आप सभी को पता है रोजी तो ऑलरेडी इसमें मेन एक्ट में है, ठीक है, और राजू जो है मेन ही हो गया, मार्को जो है हस्बैंड हो गया रोजी का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर संपत जो है वो द गाइड नोवेल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ रोजी? रोजी का हस्बैंड कौन है? राजू, गफूर, मार्को या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया था मार्को पोलो इनका पूरा नाम था स्टोरी में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट, द गाइड फर्स्ट अपीयर्ड इन, द गाइड फर्स्ट अपीयर्ड इन यानी सबसे पहले कब आया सामने गाइड? 1958, 1962, 1964, 1968? आप सभी को पता होगा 1958 में जो है ये सबसे पहले अपीयर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड। देखिए क्वेश्चन एक्चुअली कुछ गड़बड़ इसमें हुई थी, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। किस साल इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था नारायण को? 1955 में, 1960 में, 1959 में या फिर 1964 में? द राइट आंसर इज 1960। 1960 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था द गाइड के लिए, ठीक है, इस वर्क के लिए, ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए आसान है, हु बिकेम अ फुल फ्लैश्ड सेंट इन द नोबल? इन द नोबल आगे भी होना चाहिए था द गाइड, बट मैंने शॉर्टली इसको लिख दिया,
यानी द गाइड वाले नोवेल में फुल फ्लैश्ड संत कौन किसे बना दिया गया था? मार्को को, राजू को, रोजी को या वैलन को? द राइट आंसर इज राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजी हैज़ अ मास्टर्स डिग्री इन। रोजी भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन किस चीज़ में मास्टर्स उसने किया था? इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, सोशियोलॉजी में या फिर हिंदी में? तो राइट आंसर है इसका इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो है उसने मास्टर डिग्री की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर मार्को नॉर आई हैड एनी प्लेस इन हर लाइफ। एक स्टेटमेंट है, नाइदर मार्को नॉर आई हैड एनी प्लेस इन हर लाइफ, हु कमेंट्स? ये कमेंट किसका है? राजू का, मार्को का, राजूज मदर का या नन ऑफ दिस? द राइट आंसर इज राजू। राजू का स्टेटमेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो सीरीज़ में आपके लिए 20 क्वेश्चंस थे। आगे जाके हम मिक्स एंड मैच वाले जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम आपको बाकी चीज़ें बताएंगे। अब कई सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनका पूछना है कि अब स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। देखिए, अभी मैं आपसे यही बोलूँगा कि समथिंग आपको 20 जो आपका जुलाई है, 20 जुलाई या 20 से 25 जुलाई के बीच, ठीक है, 20 से 25 जुलाई तक आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए। और अगर जिसका हो गया है कवर, वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप काफ़ी लकी हैं कि आपने इतने जल्दी अपना सिलेबस पूरा कर लिया है। 20 to 25 तक आप लीजिए, और अगर जिसका थोड़ा बहुत बचा है तो 20 से 25 तक पूरा कर लीजिए। लेकिन 25 के बाद आपको क्या नहीं करना है? आपको उसके बाद सिलेबस को कवर करने की छोड़ देनी है, लेकिन आपने अभी तक जो चीज़ें पढ़ ली हैं उनका रिवीजन करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। रिवीजन कैसे करेंगे? और दूसरी बात कि अभी आप क्या करें। अभी आप देखिए, मैं आपको कोई थॉट्स वगैरह नहीं बताऊँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा मैं क्या किया करता था। जैसे आज मैंने किसी चीज़ पर नोट्स बनाए, सुबह मैंने उस पर नोट्स बनाए, शाम को मैं उनको रीड करता था, शाम को मैं उनको रीड करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक बार और रीड करता था। मतलब याद करना या रीड करना, आप उसको जो भी कहें। जैसे मैंने अभी उस चीज़ को लिखा, रिटन किया, राइट किया, उसके बाद मैंने उसको इवनिंग टाइम पे स्टडी की, और मॉर्निंग में भी स्टडी की। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो किस में लगता है? लिखने में। तो लिखने वाला जो टाइम लगेगा सुबह का, वो ज़्यादा घंटे लगेंगे। बट अब जब हम उसको पढ़ेंगे तो उस टाइम कम लगेगा। पढ़ने में टाइम कम लगता है, लेकिन उसको स्पीडिडली पढ़ना है, स्पीड रीडिंग रखनी है। ये नहीं कि आप बहुत स्लो मोशन में एक एक अक्षर करके याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि याद करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रट्टू तोता की तरह से याद करें। मुझे लगता है कि अगर एक पेज को हम 10 बार पढ़ दें तो हमें बहुत चीज़ें उसमें से याद हो जाएंगी, अपने आप याद हो जाएंगी। आप बिलीव करके देखिएगा कि आप एक पेज को 10 बार पढ़िए, आपको 5 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको धीरे धीरे वो चीज़ें याद होने लग जाएंगी। और मैंने अपने LT एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, मैं आपको अपने नोट्स एक बार ज़रूर दिखाऊंगा एग्ज़ाम से पहले, मैंने 6 to 7 टाइम जो है रिवीजन किया हुआ, और मैंने उसमें लिखा भी हुआ है, राउंड 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th। तो 6 से 7 बार ही मैंने उनका रिवीजन किया, लेकिन मैंने स्पीडिडली उसको पढ़ा और मैंने उसको याद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मुझे लगता था कि मुझे चीज़ें याद नहीं होती। तो अगर मैं उसको याद करने के पर्पज़ से करता तो शायद मुझे कभी याद नहीं होता, लेकिन मैंने उसको रीड किया, फील किया, और मुझे वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन में फिट होने लगी। तो यही चीज़ होती है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन और याद करने में बहुत बर्डन पड़ता है सर पे कि मुझे याद करना है। कुछ चीज़ें तो होती हैं, मैं मानता हूँ, ईयर वगैरह, लेकिन मोस्टली चीज़ों को आपको रीड करते रहना होता है रेगुलरली, तब आपको याद होती है। तो कोई भी चीज़ जो आप सुबह लिख रहे हैं उसको शाम को पढ़िए, सुबह पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आज आप फिर नेक्स्ट डे आप जो लिखें उसके अगले दिन पढ़िए, फिर शाम को पढ़िए, यानी 2-3 टाइम तो आप जब उसको बना रहे हैं उस नोट्स को तब रिवीजन कीजिए। उसके बाद जब आपका कंप्लीट कोर्स हो जाए तो उसके बाद आप एक सिरे से शुरू कीजिए। आप यूनिट वाइज शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप 2-2 यूनिट को पैरेलल भी चला सकते हैं कि एक यूनिट के साथ दूसरी यूनिट को पैरेलल चलाइए, लेकिन लगातार आपको रिवीजन करना है। और साथ ही साथ रिवीजन के साथ देखिए, आपका जो पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 1 से रिलेटेड चीज़ों को भी आप पढ़ते जाइए, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कई लोगों को ये गलतफहमी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा MCQs वगैरह कवर अप कर लेंगे CTET की तरह तो LT एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि CTET एग्ज़ाम बहुत अलग है। यहाँ आप टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे दिए होते हैं,
ठीक है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा, जितना आपका थ्योरी में वहाँ पर दिया हुआ है कोशिश कीजिए कि उन कॉन्सेप्ट्स को आप पूरा पढ़ लीजिए, कम से कम आपको उसकी नॉलेज हो। जब आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि अगर मैंने 1000 MCQs कर दिए तो मेरे, या 2000 कर दिए, 5000 MCQs मैंने कर दिए ऑनलाइन देख देख के, तो मेरे सारे क्वेश्चन वहाँ सीटेट की तरह बन जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने इस एग्ज़ाम में ये चीज़ खुद देखी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। 30 नंबर में तो वही चीज़ें हैं जो पहले आती थी, 30 मार्क्स में वही चीज़ें हैं। 20 मार्क्स का कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे होंगे। लिटरेचर से रिलेटेड मैं भी दे रहा हूँ, आप कई जगह से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही पढ़िए, आपको जहाँ से बेहतर लग रहा है वहाँ से पढ़िए। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ जितना आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, अपनी नॉलेज को जो है आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, बस मेरी यही कोशिश है। और साथ ही साथ एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, रिवीजन वगैरह तो आप कर ही रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने आपको बोला कि डिफ़िकल्ट MCQs की तरफ ना जाएं। और तीसरी बात ये है कि देखिए, कई बार होता है कि मैं भी कई सारे MCQ देता हूँ, उनमें कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है, फिर कई बार हम लोग ग्रुप में डिस्कशन कर लेते हैं, कई सारी चीज़ें तो ऐसे क्लियर हो जाती है। लेकिन कई बार जो आप MCQs वाली बुक लेके आते हो उनमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो मैं हमेशा कहूँगा, और कई बार गूगल में भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैं कहूँगा जब भी आप ऐसे डेट्स वगैरह का ये सब करें तो 2-3 जगह से चेक ज़रूर कर लें, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ वगैरह होती हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। रेलेवेंट बुक्स वगैरह से देख लें, गूगल से आप देख सकते हैं, लेकिन गूगल में भी कई बार कुछ मिस्टेक्स होती हैं। ऐसा मैंने देखा है। लिटरेचर से रिलेटेड खासतौर पे डेट्स वगैरह का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो इसको आप खासा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, स्टोरीज़ बाकी आप सुनते रहिए। मैंने आपको बोला कि ईयरफोन लगा के आप स्टोरीज़ को सुन सकते हैं, सुनने से बहुत कुछ याद रहता है। हर चीज़ पढ़ी नहीं जा सकती, हर चीज़ को आप बिल्कुल नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि टाइम टेकिंग भी रहता है और इतना समय हर किसी के पास शायद आप में से होगा भी नहीं। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं इतना ही मोटिवेट आपको कर रहा हूँ। बाकी मैं इसके लिए और भी वीडियो आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड लेके आऊँगा, लेकिन फिलहाल आज के MCQs के साथ इतनी ही एडवाइस